वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा। इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कर लिया है। अब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो पहले कवर किए जा रहे हैं, बाद में जिनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो पिछली जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आप उन्हें रिवाइज ज़रूर करते रहें। इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और अपने पेड कोर्स की जानकारी के साथ उसे परचेज़ कर सकते हैं। कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे RO एग्ज़ाम हो, UPPCS हो। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के जरिए से उसको फॉलो करके आप अपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जो कि नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिए थे उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और 1913 से 1919 ईस्वी तक समाचार पत्र के संपादक के रूप में BG हॉर्नीमैन थे। इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। हॉर्नीमैन ने प्रेस की आज़ादी, वंचित और शोषित वर्गों के लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में भारतीय राष्ट्रवाद को सहयोग प्रदान किया। बॉम्बे क्रॉनिकल अपने समय तक का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से की थी। इसी संदर्भ में इन्होंने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की और एनी बेसेंट महिला अधिकारों की समर्थक और लेखिका थी। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक थी। अवीकविद गांधी के जो लेखक हैं वो लुई फिशर हैं। लेखक और रचनाएं भी पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार मिस्टर लुई फिशर मई 1942 में भारत में आए थे। 2 महीने के लिए भारत में घूमे थे। जून की भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी के साथ एक सप्ताह बिताया। गांधी जी ने उन्हें प्रतिदिन 1 घंटा दिया और वह गांधी जी के साथ अन्य गतिविधियों जैसे खाने, चलने आदि के दौरान भी बात करते रहते थे। फिशर ने महात्मा के साथ 7 दिन पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में फिशर ने गांधी जी के आश्रम के जीवन और पसंद नापसंद का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका क्या रोल रहा राष्ट्रीय आंदोलन में वो भी पढ़ लीजिए। इनका जन्म 1869 में हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु होती है। भारतीय राजनीतिक मंच 1919 से 1948 तक इस प्रकार छाए रहे हैं कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए जो सत्याग्रह का अर्थ है वो सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग था। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डींग मारने वालों के अस्त्र नहीं हैं, या तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं है, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है जिसके मूल में अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, निर्भयता है, ब्रह्मचर्य है, सर्वधर्म संभाव है। ये सभी एकादश व्रत उन्होंने बताए। किंतु आलोचनात्मक रूप से गांधी जी के राजनैतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। उनका संवैधानिक प्राधिकरण में अवज्ञा का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला, जो कि समाज विरोधी तत्वों के द्वारा सत्याग्रह के नाम पर सरकार का विरोध करते हैं। आर्थर मोर ने इसे मानसिक पीड़ा कह करके आलोचना भी की। आलोचकों के द्वारा सत्याग्रह के रूप में उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी है। गांधी जी ने स्वयं भी कहा था कि सत्याग्रह सबसे भयानक शस्त्र है, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत की सफलता प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। आज व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देकर इस सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है। अतः सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी का एक महत्वपूर्ण व शाश्वत देन है। मैनचेस्टर गार्जियन समाचार पत्र की जो स्थापना हुई वो 1821 में हुई। द गार्जियन ये पूर्व में 1821 से 1959 तक मैनचेस्टर गार्जियन के रूप में लंदन में प्रकाशित प्रभावशाली दैनिक समाचार पत्र था, जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख समाचार पत्रों में एक माना जाता है। मैनचेस्टर गार्जियन ने ही महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 89 थी। कांग्रेस ने इसमें भाग ही नहीं लिया था। ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, मुस्लिम वर्ग, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल मांग को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। घर परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 ईस्वी में जेल से एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रहे। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडॉनल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था और जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ से ही प्रगतिशील और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज आदि के समर्थक थे। वे आर्थिक समानता के हिमायती थे, न कि आर्थिक असमानता के। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसमें मैं धर्म समझता हूँ। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोनों ही वाक्य उल्लेखनीय हैं। विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेखक और रचना याद करते चलिए। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा कर्मचारियों के बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। इस परिषद में भारत और पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारी स्तर पर एक 2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें CHM पटेल और श्री मोहम्मद अली सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ। अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम केवल 12 दिनों अर्थात 4 जुलाई 1947 से 16 जुलाई 1947 की छोटी सी अवधि में ही पारित कर दिया गया था और 18 जुलाई 1947 को इस पर अंग्रेजी सम्राट ने अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। के आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों का योगदान था, किंतु अभी हम आधुनिक इतिहास से संबंधित जो प्रमुख वन लाइनर तथ्य हैं उनको भी कवर करेंगे। उनसे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सारे एक साथ देखते हैं। सीता बाल्डी का युद्ध अंग्रेजों और नागपुर के मराठा शासक अप्पा साहेब भोसले के मध्य वर्ष 1817 में हुआ था। जून 1817 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों के मध्य एक संधि संपन्न हुई थी। वो पूना की संधि थी, जिस पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। ग्वालियर की संधि कब हुई? 5 अक्टूबर 1817 को। किसके साथ? तो दौलत राव सिंधिया और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यकलाप पर ब्रिटिश संसद की सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में वर्ष 1813 में प्रस्तुत की गई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्ष 1876 में कलकत्ता में की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक और एक्ट पारित किया था 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है और यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। भारत के गवर्नर
विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर के 1830 में ठगी प्रथा का अंत भी किया था। सबकी डेट देखते चलिएगा, क्रोनोलॉजी में आ जाता है लगाने के लिए। जॉन फॉस्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत के तटस्थता की नीति अनैतिक निष्पक्षता कहा था। और पोर्टो नोवो की लड़ाई की डेट याद कर लीजिए, 1781 में हुई। मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी के मध्य ये लड़ाई हुई थी। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का एक राजनयिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से मुंबई का गवर्नर रहा था 1819 से 1827 के बीच। दरगाह शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संबंध में किया जाता है। तो ये कुछ आधुनिक इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य हैं। कुछ ऐसे ही तथ्य हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। लेकिन आपको इसकी PDF चाहिए, डिटेल वीडियो क्लास चाहिए, या इसके साथ साथ आपको और भी कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो बिना देर किए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपना पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कूपन कोड है ज्ञान सर, जरूर अप्लाई करें, तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सभी को पता है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन जो कि UPPCS हो, चाहे RO जैसे एग्जाम हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही दी है। इसके लिए आपको जितना कंटेंट दिया जाता है सिर्फ उतना फॉलो करना है। आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, PDF नोट्स के साथ अब रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जा रही हैं। कोई डाउट होता है उसके लिए अलग से आपको डाउट ग्रुप दिया गया जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस के साथ समझ सकते हैं। पेड क्विज है, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराकर आपको सिलेक्शन दिलाया जाता है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। SCS ने हमेशा से ही ट्रेंड को फॉलो किया है। आप देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम में जैसा प्रश्न आया था आपको ठीक वैसे ही प्रश्नों का इसमें अभ्यास कराया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।